एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी। जैसे कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है, आज हमारा पेपर 3 है, सिविल लॉ 1 एडिशनल सेशन जज एग्ज़ाम 2023। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था, 2 भी हो गया था और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था। और इससे पहले हम सिविल लॉ 2 जो है ना वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सिविल लॉ 1 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सीधा ही अपने प्रोसेस पे जाते हैं। तो ये एक नोट्स हैं जो अटेम्प्ट किए गए हैं। ये जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये था कि वेदर ऑर्डर फॉर इंटरम कस्टडी passed in exercise of jurisdiction conferred in terms of section 12 of the Guardian and Ward Act 1890 Act is an appealable order under the act। ये मैंने उसको ना ज़रा कलर इसका चेंज किया है। एक तो ये बात पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर, दूसरी और whether an appeal against said order can be preferred under section 14 of the Family Code Act 1964। ये एक दूसरा मामला भी था कि क्या अपील जो है ये जो प्रोवाइडेड है अगेंस्ट said order under section 14 of the Family Code Act 1964, and if appeal preferred against the order of interim custody is adjudged and decided on merits, what would be the effect of the order of the appellate court and observations recorded therein upon the custody proceeding pending determination before the court exercising power of guardian judge। तो जो प्रैक्टिसिंग लॉयर होते हैं उनको ये तो बिल्कुल ही पता होगा कि सेक्शन 12 की जो हम एप्लीकेशन देते हैं वो एक इंटरम कस्टडी की एप्लीकेशन होती है, और साथ जो मेन पिटीशन होती है वो सेक्शन 25 की पिटीशन होती है। ठीक है, तो अभी सेक्शन 25 की पिटीशन का चूँकि फ़ैसला होना होता है और सेक्शन 12 की एप्लीकेशन पहले ही डिसाइड हो जाती है टेंटेटिवली। तो इस पोर्शन का ये मतलब है कि अगर सेक्शन 12 की जो इंटरम कस्टडी है उसकी अपील फ़ाइल कर दी जाए, तो उसमें अगर कोई ऐसा ऑर्डर हो सेक्शन 12 की इंटरम कस्टडी का डिसीजन करते वक्त, तो उस ऑर्डर का इम्पैक्ट वो जो सेक्शन 25 की मेन प्रोसीडिंग वाली एप्लीकेशन अभी जो कि डिटरमिन होनी है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, उसके ऊपर इसका असर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन था। तो इसमें 3 कलर्स में मैंने उसको जो मुझे इसकी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, अब इसका जो रिप्लाई है, जो हमने क्वेश्चन का जो आंसर करना है, तो पहली हेडिंग्स यही है कि अपीलेबिलिटी of an interim custody order under section 12 of the Guardian and Ward Act 1890 कि क्या सेक्शन 12 की जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत हम एप्लीकेशन देते हैं इंटरम कस्टडी की, क्या ये अपीलेबल है या नहीं। किसके अंदर, वो जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है उसके अंदर की बात की है इसने। जनरली ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 विच अलाउ फॉर द टेम्परेरी कस्टडी अरेंजमेंट्स। हम कहते हैं कि जनरली जो है ना सेक्शन 12 की जो एप्लीकेशन हम देते हैं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की, तो वो जनरली जो है ना अपीलेबल नहीं है, जो कि टेम्परेरी कस्टडी हम अलाउड करते हैं उसके अंदर आर कंसीडर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। ठीक है, तो हम ये जो सेक्शन 11 के तहत जो डिसाइड किया जाता है एप्लीकेशन को, इनको एक तरफ से इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स भी आप कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, जो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट से हम लेते हैं, और सेक्शन 47 जो है ना वो ये बताता है कि कौन से ऑर्डर जो है ना अपीलेबल हैं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का जो है। उसमें ये जो इंटरम ऑर्डर्स हैं ये क्या हैं, इसका हवाला नहीं दिया गया, और नॉट अपीलेबल अंडर द एक्ट इटसेल्फ। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 47 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर सेक्शन 12 की जो हम एप्लीकेशन का डिसीजन करवाते हैं वो अपीलेबल नहीं है। ठीक है, हाउएवर एन एक्सेप्शन exist under section 14 clause 1 of the Family Code Act 1964, which provides a potential appeal path for such orders when they are deemed to constitute a decision given। जब आप सेक्शन 14 की रीडिंग करेंगे ना तो साफ ज़रे वहाँ पे हमें पता चलता है कि इंटरम ऑर्डर्स जो है ना वो अपीलेबल नहीं होते। तो इसीलिए ना ये कन्फ्यूजन जो है ना अराइज होती है, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है ये कन्फ्यूजन कि चूँकि सेक्शन 12 की एप्लीकेशन जो है ना वो इंटरम कस्टडी की एप्लीकेशन होती है, तो क्या वो अपीलेबल है या नहीं।
तो ये यहाँ पे हम कहते हैं कि चूँकि सेक्शन 47 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की लिस्ट के अंदर सेक्शन 12 जो है ना वो अपीलेबल नहीं है, लेकिन हम सेक्शन 14 की 1 क्लास के अंदर हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है ना एक एक टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो है ना हम अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी जो टर्म है ना, जब मतलब हम क्यों अपील फाइल कर सकते हैं 14(1) के तहत, तो इसको हम वर्ड वहाँ पे गिवन है डिसीजन गिवन। ठीक है, तो इस फैसले को जो सेक्शन 12 की इंटरम कस्टडी के ऊपर होता है, हम इसको डिसीजन गिवन समझ कर तो उसके खिलाफ जो है ना अपील फाइल करते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो इंटरम ऑर्डर्स होते हैं उनके खिलाफ अपील नहीं होती, सेक्शन 14 के अंदर ही मेंशन है। अब वो कंडीशन क्या है सेक्शन 12 की कि जब हम उसको एज ए अपीलेबल ऑर्डर अंडर सेक्शन 14(1) जो है ना कंसीडर करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन जो है ना आगे जाके हम करते हैं। अब इंटरप्रिटेशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 क्या है? लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है PLD 2023 लाहौर, पेज है उसका 453, क्लैरिफाई करती है कि दैट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 12 इवन इफ टेम्परेरी मे समटाइम्स कैरी सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस। है तो टेम्परेरी नेचर का, लेकिन समटाइम्स जो है ना वो क्या है, सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस होती हैं इसकी। जैसे मिसाल के तौर पर इफ़ इट चेंजेस कस्टडी, ठीक है, फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर, लेट्स सपोज वालदा ने फाइल की और इंटरम कस्टडी सेक्शन 12 की डिसाइड होते हुए भी वालदा, मतलब अगर वालदा ने फ़ाइल की है तो वालिद से बच्चे लेकर जो है ना वालदा को मिल गया, तो ये क्या होता है, कस्टडी चेंज हो गई है। सच अ ट्रांसफ़र अफेक्टिवली अटैच अ डिग्री ऑफ फाइनलिटी टू द ऑर्डर। तो सम टाइम हम कहते हैं कि ये जो डिसीजन हो गया है जिसमें कस्टडी जो है ना चेंज हो गई है वन पार्टी टू अदर, ये एक तरह का फाइनल डिसीजन समझा जाता है। ठीक है, डिसीजन गिवन की डेफिनेशन के अंदर ही आ जाता है, ब्रिंगिंग इट विद इन द एम्बिट ऑफ डिसीजन। ठीक है, अंडर सेक्शन 14(1) of the Family Court Act. This interpretation has allowed for appeals in certain cases, ठीक है, where interim orders under section 12 makes a substantial impact on custody। तो ये सेक्शन 12 की इंटरम कस्टडी की जो एप्लीकेशन जब फैसला होता है और इसमें कस्टडी चेंज हो जाती है फ्रॉम वन पार्टी टू अदर, तो ये एक तरफ से डिसीजन गिवन की डेफिनेशन में आ जाता है और ये अपीलेबल है। ये जो जजमेंट मैंने इसमें हवाला दिया है इसके मुताबिक। ठीक है, अब 10 वाइल सेक्शन 47 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट एक्सक्लूड्स अपील फ्रॉम इंटरम ऑर्डर्स। तो इसका क्रक्स ये है कि सेक्शन 47 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है ना वो जो है ना इंटरम ऑर्डर्स के खिलाफ अपील प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन सेक्शन 14(1) जो है ना फैमिली कोर्ट एक्ट का, वो अपील अलाउ करता है इफ़ द ऑर्डर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज स्पेशली व्हेन इट चेंजेस कस्टडी। ठीक है, यानी कि इस तरह का कोई डिसीजन आ जाए जो कि सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द राइट्स ऑफ द पार्टीज हो, जैसे कि चेंज ऑफ कस्टडी होती है। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, इसका अफेक्ट उन्होंने कहा था कि क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एन एपेलेट डिसीजन ऑन इंटरम कस्टडी ऑन पेंडिंग कस्टडी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब एक अफेक्ट ऑफ एन एपेलेट डिसीजन, साफ ज़रा सेक्शन 12 की एप्लीकेशन थी, उसमें हमने अपील फाइल कर दी और हायर फोरम ने ही वो डिसाइड करनी होती है, तो उसमें जो फैसला हुआ होगा, तो अब नीचे जो फैमिली जज साहब उसका डिसीजन करेंगे सेक्शन 25 की एप्लीकेशन का, तो वो उस ऑर्डर जो हायर फोरम का ऑर्डर होता है उससे कहीं इन्फ्लुएंस ना हो जाए, तो लॉ में उसका अफेक्ट क्या होगा। इफ़ एन अपील इज़ फाइल्ड एंड एडजुडिकेटेड ऑन एन इंटरम कस्टडी ऑर्डर, सेक्शन 12 की एप्लीकेशन वालदा ने जैसे फ़ाइल की और वालिद से बच्चे लेके वालदा को दे दिए इंटरम कस्टडी के एप्लीकेशन में, सेक्शन 12 की एप्लीकेशन के अंदर वालिद जो है ना वो दोबारा अपील में चला गया। अब अपील का जो कोई फैसला हुआ है, लेट्स सपोज बच्चे दोबारा जो है ना वालदा से लेके वालिद को दे दिए गए, अब केस आगे चलेगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, सेक्शन 25 की एप्लीकेशन जो होती है वो तो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कंप्लीट एक उसका प्रोसेस होता है। तो अब वो जो जज साहब फैसला करने लगेंगे उसका, तो एपलेट फोरम का जो फैसला पड़ा होगा तो वो उससे क्या इन्फ्लुएंस होंगे या नहीं, तो यहाँ पे वही चीज़ हम क्लैरिफाई करते हैं। इफ़ एन अपील इज़ फाइल्ड एंड एडजुडिकेटेड ऑन इंटरम कस्टडी ऑर्डर एंड द एपलेट कोर्ट
issue a ruling on the merits of the interim custody arrangements. This decision जो होगा does not limit or control the final decision of the guardian court. तो ये जो लाइन बोल्ड की है यही इसका जवाब है। तो जो लोअर कोर्ट होगी जो सेक्शन 25 के एप्लीकेशन का डिसीजन कर रही होती है वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगी, ठीक है। डज नॉट लिमिट और कंट्रोल द फाइनल डिसीजन ऑफ द गार्डियन कोर्ट रिगार्डिंग कस्टडी। वजह क्या है उसकी, द एपेलेट डिसीजन ऑन द इंटरम ऑर्डर इज ट्रीटेड एज प्रोविजनल एंड डज नॉट बाइंड द गार्डियन कोर्ट। वो जो एपेलेट कोर्ट का जो फैसला होता है ना वो एज ए प्रोविजनल है, ठीक है, वो गार्डियन कोर्ट को बाइंड नहीं करता, ठीक है, इन द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ कस्टडी which will still be decided based on the minor's welfare under section 25 of the guardian and ward act। जब हमने सेक्शन 25 पढ़ा तो उसके अंदर हमने ये देखा कि माइनर्स की वेलफेयर देखी जाती है। इसी तरह जब हमने सेक्शन 7 और सेक्शन 25 का जो लास्ट लेक्चर में हमने रिकॉर्ड किया है क्वेश्चन, उसमें यही चीज़ें थी। तो बेसिक जो चीज़ देखी जाती है वो है वेलफेयर ऑफ द माइनर, ठीक है। तो सेक्शन 25 की पिटीशन के अंदर जब कोर्ट ने एविडेंस रिकॉर्ड की और उनको ये लगा कि नहीं ये जो एपलेट कोर्ट का फैसला था, लेट सपोज उसने वालिद को दोबारा वापस कर दी थी बच्चे की कस्टडी, तो ये जो गार्डियन जज साहब हैं वो क्या कर सकते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना उस फैसले से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तो वो जो फैसला करना चाहें वो इसमें आज़ाद होते हैं, ठीक है। इन PLD 2023 लाहौर 453 the court emphasized that appellate observation made in the context of an interim order under section 12 should not influence or preempt the guardian court's final judgment on custody matters. The guardian judge is expected to consider the welfare of the minor as the paramount factor independently of any interim appellate decision, ठीक है। तो अभी यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है यही PLD 2023 लाहौर 453 के अंदर भी मेंशन है। तो इसको कंक्लूड करते हुए an interim custody order under section 12 of the guardian and ward act is appealable under section 14 की one clause of the family court act if it has significant custody implications effectively acting as a decision given, ठीक है। तो यही कंक्लूजन है कि सेक्शन 12 की जो एप्लीकेशन है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की अगर वो अफेक्टिवली जो है ना इम्पैक्ट करती है, कस्टडी चेंज हो जाती है उसमें, ठीक है, तो वो क्या है सेक्शन 14 की 1 के तहत डिसीजन गिवन है और वो अपीलेबल है। और द एपेलेट कोर्ट्स डिसीजन ऑन द इंटरम कस्टडी ऑर्डर डज नॉट इम्पैक्ट द गार्डियंस कोर्ट्स फाइनल जजमेंट, ठीक है, तो वो उसको जो है इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अलाउइंग द गार्डियन जज टू इंडिपेंडेंटली assess the minor's welfare when reaching a final decision, ठीक है। This interpretation aligns with PLD 2023 Lahore 453 where the courts have clarified that while interim orders are generally not available under the Guardian and Ward Act, the Family Courts Act provides a limited avenue for appeal if the order has substantial custody implication, ठीक है। सेक्शन 12 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का है तो वो उस एक्ट के अंदर अपीलेबल तो नहीं है सेक्शन 47 के अंदर जो लिस्ट दी गई है। अलबत्ता जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है उसके सेक्शन 12 के अपना उसके सेक्शन 14 की 1 क्लास के मुताबिक वो डिसीजन गिवन है और किस वक्त जो मतलब उससे कस्टडी चेंज हो जाती है सब्सटेंशियल उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं कस्टडी के ऊपर, तो तब वो जो है ना अपीलेबल बन जाता है, ठीक है। होप के आप लोगों को जो है ना ये कोशिश अच्छी लगी होगी। मज़ीद अगर कोई दोस्त जो है ना ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चीज़ थी तो आप लोग जो है ना इससे बेहतर जो है ना अटैम्प्ट कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे कोई सजेशन भी दे सकते हैं। अगर कोई गलती है तो वो आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। तो फर्दर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये बाकी जो पेपर्स हैं इनको फाइनलाइज़ करूँ। इन चीज़ को जो है ना लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।